उपसभापति महोदय, की जो घटना हुई 27 तारीख की रात्रि को, इसके ऊपर बहुत सी गंभीर चर्चा इस सदन में हुई है। वास्तव में बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना में 3 जो बहुत ही होनहार छात्र अपनी जान गंवा बैठे। अब उनके प्रति मैं भी अपनी भावनाएं, उनके परिवार के भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं, उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। श्रेया यादव उत्तर प्रदेश से हैं, अम्बेडकर नगर ज़िले से। तान्या सोनी तेलंगाना से हैं। नेविन डेल्विन केरल से हैं। तो ये एक बहुत ही लॉस हुआ, इर्रेपरेबल लॉस टू द फैमिलीज एंड द नेशन। इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है, अब ये घटना हुई है, इस घटना में बचाव कार्य भी जो संबंधित एजेंसीज हैं उन्होंने किया है और 28-29 नौजवानों की जान बचाई गई है। बहुत भयंकर घटना, और बेसमेंट में पूरा पानी भर जाने के बाद उन लोगों को एनडीआरएफ ने, दिल्ली पुलिस ने और भी जो एजेंसीज थी, उसमें एमसीडी के लोग भी रहे होंगे, बाकी भी सब, उन्होंने बचाव कार्य किया। अब इस घटना के बारे में आखिर कोई ना कोई जिम्मेदारी तो फिक्स करनी होगी। आखिर ये घटना हुई है तो क्यों हुई है? घटनाएं कई प्रकार की हो जाती हैं, कुछ नेचुरल हैं, उसमें शायद जिम्मेदारी फिक्स करना बड़ा कठिन होता है। कुछ सामाजिक तौर की घटनाएं होती हैं, कई तरह की घटनाओं की चर्चा यहाँ की गई। कुछ थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट होते हैं, वो लोग घटनाओं को करने में इंतजाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं तो जो सरकार की व्यवस्था की कमी के कारण से घटनाएं हो जाती हैं। मैं समझता हूँ ये सरकारी एजेंसीज जो होती हैं उनकी जो कमी रह जाती है, उसके कारण से जो घटना हुई उसमें से एक ये घटना है। क्योंकि जिस बेसमेंट के अंदर ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, आखिर तो उसकी परमिशन ये किसी ने दी कि नहीं दी। एमसीडी बिल्डिंग प्लान बनाती है, फायर डिपार्टमेंट जो है वो उसको एनओसी फायर डिपार्टमेंट का देता है। और जो जानकारी मिली अभी जुलाई के महीने में ही, इसी वर्ष जुलाई के महीने में उनको फायर का एनओसी दिया गया, और उसके बाद शिकायतें हुई। उसके बाद भी उसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि स्टोरेज के लिए वो एनओसी दी गई है, स्टोरेज पर्पज़ के लिए। और बाद में वहाँ कोचिंग सेंटर चलता है, तो बहुत अनुमान लगाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कभी भी इस प्रकार के स्थान पर, ऐसे कोचिंग सेंटर में और कोई घटना ही इस प्रकार की हो सकती है। इससे पहले भी पिछले साल इसी प्रकार की घटना एक मुखर्जी नगर में हुई थी, और मुखर्जी नगर की घटना के बाद कोर्ट में ये केस गया था, और कोर्ट ने जो एजेंसीज थी एमसीडी को खास करके ये निर्देश दिए थे कि आप लोग जितने भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए जहाँ जो इस प्रकार के जो भी संस्थान हैं उनके सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इन सब का और एक सर्वे कराया जाए, और सर्वे करा करके और उनके लिए और कोई ना कोई प्रावधान जो है वो किया जाए। ये बात ठीक है। उसके बाद 1120 ऐसे संस्थान हैं जिनको नोटिस इशू किए गए। 2023 में ये नोटिस इशू किए गए। लेकिन दुख की बात यह है कि उस नोटिस देने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आगे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर समय पर ये सब एक्शन ले लिए जाते, पहचान कर ली गई है कि ऐसे स्थानों पर नोटिस देने के बाद वहाँ कोई कार्रवाई कर दी जाए, तो शायद ये इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता था। तो ये सरासर लापरवाही मैं समझता हूँ। जो एजेंसियाँ इसकी जिम्मेवारी हैं, या तो एमसीडी है और या फिर दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार को मुख्य रूप से इस प्रकार सारे ड्रेन, सब नाले साफ करने की जो एक पहल करनी चाहिए। वर्षा शुरू होने से पहले ये सारे काम पूरे होने चाहिए। मैं तो चूँकि हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा हूँ, 9 वर्ष तक ये काम किया है। हम वर्षा शुरू होने पहले 2 बार मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार मई में। जनवरी में सारे काम आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं कि इनको किस किस को ठीक करना है, और मई में उसका रिव्यू लिया जाता है कि वो सब ठीक हुए कि नहीं हुए। कोई कमी है तो अभी भी महीने भर का समय हमारे पास है, उसको ठीक कर लिया जाए। लेकिन ये नाला जिसके बारे में 40 वर्ष पुराना ये नाला है, और इस 40 वर्ष पुराने नाले में और इसकी जो गहराई है वो भी
कई फुट बताई गई है, शायद 15 से 20 फुट की गहराई होगी। और ये एक दिल्ली शहर के बीचों बीच का ये नाला है। ये नाला यानी गुरु नानक मार्केट, देशबंधु गुप्ता रोड और फिर उसके बाद न्यूरोतो रोड होते हुए सराय रोला और इसके बाद शास्त्री नगर होकर के सीधा नजफगढ़ ड्रेन में जाता है। एक बीचों बीच पूरे शहर का एक ये मलबा या इस प्रकार का पानी, स्टॉर्म वाटर, ये सब ले जाने के लिए उसमें है। लेकिन दिल्ली सरकार की यानी लापरवाही किस प्रकार की है, मैं एक घटना, शायद इससे जोड़ना कि नहीं जोड़ना वो आप लोग निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मैं नजफगढ़ ड्रेन की घटना का उल्लेख करता हूँ। गुरुग्राम में एक नजफगढ़ झील है और उस झील का पानी इसलिए वहाँ इकट्ठा हो जाता है कि नजफगढ़ जो ड्रेन है, नजफगढ़ एरिया के आने के बाद उसकी सफाई ही नहीं की जाती। दिल्ली ये सोचते हैं कि वहाँ सफाई करने का हमको क्या लाभ है, हम सफाई करेंगे तो अगर डूबेगा तो हरियाणा डूबेगा, गुड़गांव डूबेगा। गुरुग्राम का वर्षा के दिनों में 3000 एकड़ पानी वहाँ फैल जाता है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की दिल्ली सरकार के लोगों को उस समय कि इस नाले के नजफगढ़ ड्रेन की सफाई कराई जाए। 1 साल उसमें कोई काम नहीं किया गया। अंतोगत मुझे केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट और एलजी साहब को भी निवेदन करना पड़ा कि कोई इसका करिए, हमारे यहाँ गुड़गांव में डूब रहा है गुड़गांव। और ककरोला से आगे नजफगढ़ यानी यमुना नदी तक 5 मीटर का स्लोप है इस नजफगढ़ ड्रेन का, और वो 5 मीटर के स्लोप में पूरी गाद भरी हुई। और आखिर में जब एक ज्वाइंट कमेटी बनी केंद्रीय सरकार की सहायता से मिल करके 20,000 टन ये मलबा उसमें से हमने निकलवाया। यानी ज्वाइंट एफर्ट तक किया। कोई काम अगर करने के लिए ठान ली जाए तो हो जाता है। तो ऐसा दिल्ली सरकार इन चीज़ों पर लापरवाही बरती है और उस लापरवाही के कारण से दिल्ली, मैं कहता हूँ, पूरा नर्क बना हुआ है। ये तो एक दिल्ली का सब तरफ, क्योंकि माननीय मंत्री जी, दिल्ली नर्क जैसा बना हुआ है। माननीय मंत्री जी, चलिए ठीक है माननीय मंत्री जी, मैं शब्द वापस लेता हूँ। रहने लायक जैसी वहाँ फैसिलिटीज होनी चाहिए। आखिर सिविल एमिनिटीज इसको कहते हैं। सिविल एमिनिटीज का मतलब है कि नागरिकों को कैसे सुविधा हो रहने की, ये काम सरकारों का है और ये सरकारों का काम बटे हुए। और एक बड़ी विचित्र बात है, अंग्रेजी में यदि उसी शब्द का उपयोग करें तो वो पार्लियामेंट्री है और हिंदी में करें तो अनपार्लियामेंट्री है। ये मैंने क्या था, भाव से होता है। कुल मिलाकर के ये जिम्मेदारी, जैसा मैंने बताया कि बिल्डिंग प्लान की परमिशन ये एमसीडी द्वारा दी जाती है। फायर का जो एनओसी है वो फायर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जो अगेन दिल्ली सरकार का एक हिस्सा है। और इस सारी जो लापरवाही हुई है इसमें ज़रूर इसको फिक्सअप करना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है, उनको इसको ठीक करने के लिए। और जो एफआईआर हुई है उसमें और संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं या जो लोग हैं जिनके नाम उसमें और जोड़े जा सकते हैं उनको जोड़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ये कृत्य इस प्रकार के और कहीं ना हो, ऐसी लापरवाही कहीं ना हो, लोगों का जीवन सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए ज़रूर मैं कुछ सुझाव देकर के अपनी बात समाप्त करूँगा। क्योंकि भले ही उत्तर मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ही बात बताऊँगा कि हमारा जो विभाग है, जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का, इसमें केंद्र सरकार के प्रति कोई उनकी हमारे ऐसा काम नहीं। हम तो केवल एक उसकी ड्राफ्ट प्लान वो बनाते हैं, वो बना के दी हुई है, कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन उसके बाद आगे बिल्डिंग्स बनाने का काम वो सारा एमसीडी का वो सब होता है, दिल्ली सरकार का होता है। उनको इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मेरे इसमें कुछ सुझाव ये हैं कि केवल प्लान बना करके ना छोड़ दिया जाए, बिल्डिंग प्लान बना करके, बल्कि समय समय पर उसको जांच भी करनी चाहिए कि जो हमने परमिशन दी है, क्या वो बिल्डिंग या जो फायर डिपार्टमेंट की ओर से जो परमिशन दी गई है उसको जांच करके कि क्या वो चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही है। आखिर 4 जुलाई को ये जो परमिशन दी गई है, 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट की ओर से, तो 9 जुलाई को भी इंस्पेक्शन तो फायर डिपार्टमेंट ने किया ही होगा। हो सकता है उस दिन वहाँ कोचिंग सेंटर बंद किया हो तो भी उसको आगे पीछे उसके, और फिर उसके बाद जैसे बताया गया कि उसकी शिकायत भी की गई है, वहाँ पर पार्षद को शिकायत की गई, एमसीडी को शिकायत की गई कि वहाँ कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उसके बाद भी उसका कोई निरीक्षण जो है नहीं किया गया। तो इस प्रकार के निरीक्षण का एक पद्धति बनानी चाहिए। सरकार न कर सके तो रेगुलर
थर्ड पार्टी असेसमेंट का कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि समय समय पर ऐसा निरीक्षण हो सके और इस प्रकार की घटनाओं को बचाया जा सके। इसी प्रकार डिजास्टर की ऐसी ट्रेनिंग भी जरूर होनी चाहिए। घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट भी अगर मजबूत हो तो शायद जैसे बाकी छात्रों के जीवन को बचा लिया गया, थोड़ा सा और मजबूत होते हमारा डिजास्टर डिपार्टमेंट का सिस्टम, दिल्ली के प्रदेश का भी होता है, सेंटर का भी होता है, सभी इसको और मजबूती से काम करें और खास करके जहाँ कोई कमी पाई जाती है उसको अगर रद्द भी करना पड़े करें कि जो पता लग रहा है कि जिस भवन में वो कोचिंग सेंटर चल रहा है वहाँ जो नाला है वो नाला उस पर्टिकुलर स्थान के ऊपर बॉल टाइप है और नीचे से इतना गहरा है कि वहाँ पानी आके रुकता ही रुकता है, और वो पानी जब रुकता है तो उसका फ्लो जो है वो थोड़ा धीमे होता है, और वहाँ खास करके जब ट्रैफिक चलता है, क्योंकि मैंने भी राजेंद्र नगर में कई बार ऐसा देखा, वर्षा के दिनों में 2-2 फुट पानी ओल्ड राजेंद्र नगर में हो ही जाता है। उसको वाहन चलते समय उसकी जो छाल आती है उसके कारण से जो उसका उछाल आता है वो पानी स्वाभाविक है इस प्रकार की जो बेसमेंट का है, और बेसमेंट का रास्ता वो भी इतना भिड़ा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, उसी रास्ते से पानी आ रहा है, उसी रास्ते से विद्यार्थियों को बाहर निकलना है। तो ऐसे जो इस प्रकार के सिस्टम को जरूर चेक करना चाहिए और इस प्रकार के डिजास्टर यानी विषयों को लेकर के समय समय पर मॉक ड्रिल भी करानी चाहिए ताकि कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका बचाव कैसे होगा। तो ये सामान्यतः जो चीज़ें हैं अगर हमारी सरकारें इसके ऊपर काम करेंगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। सदन में इस प्रकार की चर्चा जो हुई, मैं सदन के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ताकि आगे इस प्रकार की समस्या ना आए।